नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अपने अधिकारों के इस विजय पथ में विजय की ओर अग्रसर होने के मार्ग पर विजय पथ यूट्यूब में आप सभी साथियों का स्वागत। और 7th CPC का आखिरी भाग यहाँ पर बनाया जा रहा है और इसके बाद 8th CPC का बिगुल बच चुका है, ताकि जो भी CPC बैठती है वो पिछले CPCs का समराइज करती है पोस्ट वार पे कमीशन से 7th पे कमीशन तक। जैसे 7th पे कमीशन ने सबको समराइज किया, 4th पे कमीशन में उन्होंने कहा कि 51 पे स्केल थे, 5th पे कमीशन में 34 पे स्केल हुए, 6th पे कमीशन रनिंग पेमेंट दिया गया। लेकिन अब ज़रूरत है कि इंडिविजुअल पेमेंट दिया जाए और उन्हें 24 इंडेक्स दिए, 18 लेवल दिए। तो इसी प्रकार और जिनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ था उनको अपग्रेड भी किया। अपनी बात छोड़ दीजिए, हमारा अपग्रेडेशन केवल लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का उन्होंने किया, बाकी हमारे अपग्रेडेशन हौलदार रिकमेंडेशन फेल कर दी गई, क्राफ्ट्समैन के बराबर नहीं लाए, नायब सूबेदार साहब को ASO के बराबर भी नहीं लाए, जबकि गजेटेड SO के बराबर होना चाहिए था। तो 2 रैंक 2 लेवल सीधे डाउनफॉल वहाँ पर था। हमें जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि 8th पे कमीशन जब भी खुले तो जितनी भी संगतियाँ अब तक हो गई वो तो हो गई, लेकिन आइंदा उसमें सुधार हो और एक स्वस्थ पे स्केल जवानों को मिले, जिससे ORP या किसी भी प्रकार के जब रिवाइज पे स्केलें हो उसमें कोई घाटा ना हो और एकदम से वेतन या पेंशन इतनी कम ना हो। उसके लिए जानना ज़रूरी है कि हम लोग ये आखिरी एपिसोड MACP 3rd हौलदार जी को 24 साल में MACP 3rd मिलता है, सिपाही और नायक तो उसे अटेंड नहीं करते हैं, कई बार बता चुका हूँ। और 24वें साल में उसे कितना और किस आधार पर बेनिफिट होता है उसे देखेंगे। और साथ ही ऑफिसर्स का टाइम स्केल 13 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, क्योंकि 14 साल में SS के साहब भी घर चले जाते हैं तो उनको भी पेमेंट 4 का बेनिफिट मिले, और इसलिए वो अवधारणा रखी गई है। और कुछ ज़रूरतें सेना की भी होती है, मान लेते हैं, लेकिन हमारी ज़रूरतें किसी के अगेंस्ट या किसी से तुलना नहीं हो रही है। ये एक समीकरण है कि वेतन में 3.5 गुना अंतर है हौलदार से लेफ्टिनेंट कर्नल, और पेमेंट में यानी प्रमोशन में 40 गुना अंतर कैसे पड़ता है, कैसे उसकी गणना होती है। तो पेमेंट 2 9,300 से 34,800 का। L6 में आते हैं नायब सूबेदार साहब, लेवल 6 ग्रुप ग्रेड पे 4200, एंट्री पे 35,400। तो हवलदार 24 साल में जब बनता है तो 83 साल में हवलदार जी का इंक्रीजमेंट लग के हो जाता 42,800। और 24वें साल में यदि नहीं MACP 3 मिल रही होती तो 44,100 होता है, लेकिन 24वें साल में MACP 3rd नायब सूबेदार की जो मिलती है वो 44,900, यानी कि उसका अगला इंडेक्स लेवल 6 में कौन सा है जो 44,100 से ऊपर है, जो नियम कहता है MACP का। तो ये 9वां इंडेक्स होता है, यानी 9वां इंक्रीजमेंट होता है नायब सूबेदार साहब का। यहाँ पर उन्हें बेनिफिट होता है 800 रुपये, 44,900, 44,100 होना था, 900 होता तो 800 बेनिफिट हुआ। सर्विस या तो बिल्कुल नहीं बचती है या फिर 2 साल एक्सटेंशन करनी पड़ेगी, तब जा करके वो 47,600 तक पहुँचते हैं। यहीं मेजर से जब लेफ्टिनेंट कर्नल साहब बनते हैं तो 12 साल में मेजर साहब का जो वेतन होता है वो होता है 82,800, और 13वें में यदि लेफ्टिनेंट कर्नल साहब वो नहीं बन रहे होते तो होता है 85,300। तो यहाँ पर 13 साल में जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब बन जाते हैं और पेमेंट 4 में चले जाते हैं तो हो जाता है 1,16,700। तो वहाँ पर उनको बेनिफिट होता है 31,400। तो यहाँ पे यानी कि मिनिमम सर्विस 20 साल होती है अफसर, उससे पहले ही 13 साल में SS को ध्यान में रखते हुए पेमेंट चेंज हो जाता है, जबकि जवानों को 24 साल इंतज़ार करने के बाद जहाँ पर पेमेंट चेंज हो रहा है वहीं पर उनकी सर्विस ख़त्म भी हो जा रही है। यहाँ पे ऑफिसर्स की सर्विस बचती है 22 से 24 साल बच जाती है, 57 का रेशो, और 13 साल है एज लिमिट रेशो सब कुछ निकाल कर अगर देखा जाए तो। यहाँ पे तो देखने वाली बातें क्या क्या सामने आते हैं। एक बात और, गौरव सेनानी एसोसिएशन को मॉनिटर किया जा रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन विरोधी काम करते हैं, अफसर से विरोधी काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। CHD में जो हंगामा हुआ था वो अपने अधिकारों के लिए हुआ था। अलग सी CHD किसी के लिए अगर है तो बताइए, और कितनी स्ट्रेंथ पे, मिनिमम 5,000 होनी चाहिए। आपकी संख्या 5,000 है तो DSY में या कहीं भी
हो लेनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अधिकार की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, और कहीं संसद घेराव जैसी या फिर किसान आंदोलन से प्रेरित लोगों ने, नाम कौन था क्या था वो गवर्नमेंट जाने, भारत सरकार का लाल किले से झंडा उतार दिया था, भारत माता का तिरंगा उतार दिया था। अब संसद घेराव, वो काम हम नहीं कर रहे हैं साहब। लोकतांत्रिक तरीके से रामलीला मैदान में जाएंगे और सरकार के पास अपना पक्ष संविधान और कानून के दायरे में रहकर मांगेंगे। बाकी आप क्या समझते हैं, क्यों समझते हैं, कहा नहीं जा सकता है। एक एक वीडियो 60 से भी ऊपर वीडियोज हो गए हैं जो कि प्योर पे कमीशन अब्लिक ORP को लेकर हैं, एक एक की जांच कर सकते हैं। ये एक तुलना हो रही है, बराबरी नहीं हो रही है। तुलना नौकरी की है, जैसे MSP की तुलना कोर्ट में, कोर्ट ने नहीं कहा कि आप क्यों मांग रहे हैं। तो इसमें क्या क्या निकल के आया, सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं। सिपाही और नायक तो MSP 3 को एप्लीकेबल ही नहीं करते हैं, तो फिर ये पॉलिसी जवानों पर लागू कैसे होगी, कैसे कह रहे हो कि MSP दी जिनकी स्ट्रेंथ 7% से ऊपर है। नंबर 2, बेनिफिट यहाँ पर 39.25 गुना हो रहा है ऑफिसर्स को एक हवलदार के मुकाबले, और उनकी नौकरी वहाँ पर समाप्ति भी हो जा रही है, आपकी काफ़ी बची हुई है। और हवलदार टोटल 29,200 से 57,500 का लेवल में आता है, 24वां इंडेक्स से 57,500, तो अपने खुद के वेतन से 12,600 अभी भी नीचे है, 3 MSP लेने के बाद भी, मैक्सिमम सर्विस करने के बाद। जबकि आप मिनिमम सर्विस में, मिनिमम सर्विस होती है आपकी 20, कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ सर, झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ पर आप पे बैंड 3 की ऑल लिमिट पार कर जा रहे हैं। यानी कि पे बैंड 3 में मेजर साहब का लास्ट इंडेक्स होता है 1,36,900, 20वें साल में लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का हो जाता है 1,43,500, जहाँ पर वो 6600 स्विच ओवर कर रहे हैं पे बैंड 3 को, और कंप्लीट स्विच ओवर कर जा रहे हैं। कहने का मतलब एक जवान 24 साल में MSP 3 लेने पर उसकी नौकरी ही नहीं बच रही, और वो MSP 3 और पे बैंड चेंज हो जाने के बावजूद भी खुद के वेतन से 12,600 नीचे है। दूसरी तरफ मिनिमम सर्विस में आप 20 साल में अपने जिस पे बैंड में स्टार्ट हुए उस पे बैंड से 6600 ऊपर निकल जाते हैं। हमारा पे बैंड चेंज तो नाम का हो रहा है, लेकिन अपने ही वेतन को नहीं पकड़ पा रहे। इसीलिए तो MSP का पीरियड कम मांगा गया था जवान के अकॉर्डिंग, अंडर 17 ईयर तीनों MSP हों और GCOs का ग्रेड ऊपर हो, ताकि वो अपने वेतन तक पहुंच सके। और GCOs को बनने पर प्रमोशन बेनिफिट अब्लिक रैंक वेटेज के साथ पेंशन भेजा जाए, ताकि अगर आज की स्केल को देखा जाए, एक सूबेदार 44,900 से शुरू हुआ और 88,000 तक गया, लेकिन वो 52, 53, 54,000 से ऊपर नहीं है, वहीं पर ORP फिक्स भी है। तो ये चीज़ देखनी चाहिए थी कि मैक्सिमम इनका वेतन कितना है, उस मैक्सिमम के आधार पर कोई गुणक नहीं दिया गया। तो ये थी वो बड़ी विसंगति। MSP जो कि लगभग 40% का वेरिएशन डाल रही है, जबकि MSP में केवल तिगुना का ही अंतर है, और यहाँ पर अंतर है 40 गुना, परसेंट नहीं गुना, दोबारा बता रहा हूँ। तो ये वो विसंगति है। तो यहाँ पर धन्यवाद साथियों, यहाँ पर पे कमीशन 7th पे कमीशन का आखिरी एपिसोड मिस्ट्री ऑफ 7th CPC का आखिरी भाग 7th C/D समाप्त होता है, और आने वाले दिनों में अन्य गतिविधियां, शॉर्ट फीड्स और कुछ विशेष बातों पर आप लोगों का ध्यान आकर्षण किया जाएगा। तो देखते रहिए विजय पथ, सोचिए समझिए कि आप आने वाले समय में 8th पे कमीशन से लेकर 2024 का ORP का बेस ईयर से लेकर किस प्रकार आप लोगों को बेनिफिट हो, उसकी बात संविधान के दायरे में रहकर करते हैं। और यदि इसी को आप आगे नायब सूबेदार तो सूबेदार 8 ईयर के हिसाब से गिने, तो मैंने कैलकुलेशन कर रखा है 405 इंक्रीजमेंट को 8 से गुणा करो तो 3240 होता है। सूबेदार का इंक्रीजमेंट जोड़ के करेक्ट 17,140 हो जाता है। उसी प्रकार यदि 10 ईयर जोड़ जाएं सूबेदार मेजर के तो 47,600 तक पहुंचते हैं। नियम
कैलकुलेशन एक जैसा है, लेकिन जो हमारी 3 बड़ी मांगे हैं, नंबर 1 लोअर ग्रेड, नंबर 2 एमएसपी का टाइम पीरियड, नंबर 3 एमएसपी जो बड़ी 3 पिलर्स ऑफ पे कमीशन, ये सुधर जाएं तो बाकी चीज़ें तो सुधर ही जाएंगी और वो थोड़ा इससे माइनर दर्जे पर आती हैं। और ये 3 अगर होती तो पेंशन सबकी अच्छी होती। तो यहाँ पर यह एपिसोड समाप्त हुआ। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद आप सभी लोगों का। क्या विजय पथ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।